Hey guys, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss M phase, that is mitotic phase. So this is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cells. Since the number of chromosomes in a parent and progeny cells is the same, it is also called as equational division. So हमने क्या देखा था कि 2n से ये 2n ही बनाता है. सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पेरेंट्स और प्रोजेनी मीन्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में बिल्कुल सेम रहते हैं क्रोमोजोम के नंबर. सो माइटोटिक फेज में ही सेल का डिवीजन होता है. हमने इंटरफेज में क्या देखा था, वहाँ पे सिर्फ रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो रहा था और प्रोटीन्स आ रहे थे उसमें जो कि माइटोसिस के लिए चाहिए होते हैं. डिवीजन होगा इस फेज में. दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. सो हम इसको 4 स्टेजेस में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सेल डिवाइड होती है. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. So mitosis एक progressive process है, means continuous process है. पहले एक चीज़ हो रही है फिर दूसरी चीज़ हो रही है, तो इसको हम एक बिल्कुल क्लियर कट लाइन्स में नहीं बता सकते कि प्रोफेज फेज में सिर्फ यही होगा, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया ले लेते हैं कि ये 4 स्टेजेस होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. सो फर्स्ट वन इज प्रोफेज. सो प्रोफेज which is the first stage of mitosis follows the S and G2 phases of interphase. So प्रोफेज सबसे पहले स्टेज है माइटोटिक डिवीजन में. सबसे पहला प्रोफेज ही आ रहा है. सो जो एस फेज में हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कुछ प्रोटीन का जो सिंथेसिस हुआ था ना, वो चीज़ें यहाँ पे काम आएगी प्रोफेज में. इन द एस एंड G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड. सो एस फेज में क्या हुआ था, रेप्लिकेशन हो गया था लेकिन डिवीजन नहीं हुआ था, और G2 फेज में प्रोटीन्स बन गए थे हमारे जो कि माइटोसिस के लिए चाहिए होते हैं. सो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटीरियल. सो प्रोफेज में होता क्या कि अभी तक जो भी हमारा DNA था वो DNA ऐसे पड़ा हुआ था यूँ, लेकिन प्रोफेज स्टेज में बहुत ही ऐसे कंडेंस होकर वो ऐसे क्रोमोसोम बना लेता है. कंडेंसेशन हो जाता है DNA का. द क्रोमोसोमल मटीरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन. क्रोमैटिन किसको बोलते हैं कि जो बीड्स और स्ट्रिंग वाले स्ट्रक्चर थे, तो ये कुछ प्रोटीन्स और यहाँ पे न्यूक्लियोसोम ऐसे स्ट्रक्चर आ गई थी ऑक्टामर वाले, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन. तो जब ये कंडेंस हो जाता है तो बन जाता है हमारा क्रोमोसोम. ऐसे बहुत ही कंडेंस हो जाती है और ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये. सो अभी तक वो G1 S और G2 फेज में ऐसे पड़े हुए थे, वो रेप्लिकेशन भी यहीं पे हो गया था इनका, लेकिन ऐसे कंडेंस होकर क्रोमोसोम नहीं बनाए थे. द सेंट्रियोल विच हैड अंडरगोन डिप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज. सो हमने इंटरफेज में देखा था ना कि एक तो DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है और एक क्या होता है कि सेंट्रियोल जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है उसका भी डिप्लिकेशन हो जाता है. सो जो डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में सेंट्रियोल नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. सो सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल सिर्फ एक तो एनिमल्स में होते हैं. सेंट्रियोल ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे परपेंडिकुलर दो स्ट्रक्चर होती है आपस में, तो ये पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं. एक इधर आ जाएगा और सो पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे, लाइक ये ऐसे सर्कल है इसका, और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल पोल पे अटैच हो जाएंगे. तो यही फिर बाद में स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे. सो प्रोफेज में वो पोल्स की तरफ जाने लग जाते हैं. द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन थस बी मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स. सो प्रोफेज में हमने क्या देखा कि क्रोमोसोमल मटीरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. सो अभी तक वो कंडेंस नहीं हुए थे, अभी तक वो ऐसे हाउ की तरह पड़ी थी स्ट्रक्चर, लेकिन प्रोफेज में आके वो कंडेंस होकर ऐसे क्रोमोसोम बना लेते हैं. क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. सो ये जो क्रोमोसोम है अभी ये ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते, मीन्स कंडेंस हो जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी तक हमको इनकी पूरी अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं दिखते. ये स्ट्रक्चर हमको विजिबल होना स्टार्ट होगी मेटाफेज में, जो कि इसके बाद आती है, लेकिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे. सो और जो सेंट्रोमियर जो इनका होता है ना, बिल्कुल सेंटर में जो होता है ये, तो इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं. ये सेंट्रियोल्स होते हैं और अभी इनमें 2 क्रोमेटिड्स भी दिखने लग जाते हैं. सेंट्रोमियर के पास में दो क्रोमेटिड्स दिखते हैं. कहाँ पे, प्रोफेज स्टेज में. और इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. सो ये अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं और यहाँ पे स्पिंडल का थोड़ा सा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे धागे बनने लग जाते हैं यहाँ पे. द माइक्रोट्यूब्यूल. सो स्पिंडल फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं. ये हमने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में देखा था कि स्पिंडल्स बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से. ये क्वेश्चन आ सकता है. द प्रोटीनिशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस. और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन के बने होते हैं. सो ये प्रोटीन आता कहाँ से, जो कि ये वो प्रोटीन होता है जो कि G2 फेज में बन रहा था, तो वो यहाँ पे यूज़ होता है इस स्पिंडल को बनाने में. सो प्रोफेज में हमने क्या देख लिया, कंडेंसेशन हो गया DNA का. सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो गए. क्रोमेटिड किसको बोला है, इसकी आर्म को क्रोमेटिड बोला है. तो यहाँ पे हमें 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं. तो जब ये नॉर्मल क्रोमोसोम होता है तो उसमें 1 क्रोमेटिड होता है, जब रेप्लिकेट हो जाता है तो 2 क्रोमेटिड होते हैं. तो ये रेप्लिकेशन एस फेज में हो गया था, लेकिन ये हमें स्ट्रक्चर्स दिख रही है विजिबल प्रॉपर. यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का इनिशिएशन हो जाता है, जो कि क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं, जो कि सेल साइटोप्लाज्म में G2 फेज में बन रहे थे ना सिंथेसाइज, वो प्रोटीन्स यहाँ पे हेल्प करते हैं. और प्रोफेज में क्या होता है, सेल ऑर्गेनीज जो होते हैं ना वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियस का एनवेलप होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जहाँ पे RNA का सिंथेसिस होता है. तो ये सारी चीज़ें डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. ये अभी डीजनरेट हो रही है, लेकिन जो लास्ट फेज है ना, टीलोफेज, यहाँ पे ये वापस से आ जाते हैं. सो प्रोफेज में ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. So cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus और nuclear envelope. So ये चीज़ें नहीं दिखाता क्योंकि ये degenerate हो जाती है. Then second stage आती है mitotic division में, metaphase state. So the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. तो यहाँ पे वो proper खत्म हो चुकी होती हैं चीज़ें. Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. So,
अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर क्रोमोसोम पड़े रहते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो चुकी है, सारे ऑर्गेनेल्स डीजनरेट हो चुके हैं, तो अभी जो क्रोमोसोम थे वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं और वो हमें ईजिली दिखते हैं। तो सबसे अच्छी स्टडी अगर हमको करनी होती है तो हम मेटाफेज स्टेज में देखते हैं क्रोमोसोम्स को। दिस दैन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड। सो सबसे ज़्यादा इसी स्टेज को स्टडी किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ईजिली चीज़ें दिखती हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो इस फेज में रेप्लिकेशन हो चुका है, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, मीन्स 2 क्रोमैटिड्स आर्म को बोला है, तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो ये बीच में सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर से ही अटैच्ड होते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। सो यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है और इनके साइड में से डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि इसके अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। दीज स्ट्रक्चर्स सेवर एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सो जो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे बन रहे थे ना, पोल्स पे अटैच हो गए थे यहाँ पे, तो वो स्पिंडल फाइबर्स ऐसे लाइंस बनाते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से अटैच होते हैं, ये जो है ऐसे यहाँ पे अटैच होते हैं, फिर इसको पूरे को यहाँ से ये फट जाएगा, तो इनको खींच के ले जाते हैं वापस, तो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं that are moved into the position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. So, ये जो एक क्रोमोसोम है ना, ये ऐसे अटैच होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, ये ऐसे है, तो यहाँ पे काइनेटोकोर है, तो स्पिंडल फाइबर आएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर, इधर का सेंट्रियोल यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकालेगा, इधर का सेंट्रियोल यहाँ से निकालेगा, ऐसे बहुत सारे निकलते हैं अलग अलग, बहुत सारे क्रोमोसोम पे अटैच हो जाते हैं। सो काइनेटोकोर पे अटैच हो गया, देन इसको ये फट जाएगा यहाँ से, तो ये ऊपर खींच ले जाता है, एक इस पूरी आर्म को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। सो एक क्रोमैटिड इस साइड आ जाएगा, एक क्रोमैटिड इस साइड आ जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे क्रोमोसोम्स लाइन में होते हैं, तो ये एक एक क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींच ले जाते हैं। सो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। सो ये जो बना था ना यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर्स, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर, तो हमने क्या क्या देखा कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, तो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं मेटाफेज स्टेज में, और क्रोमोसोम्स स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं और एक मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स से दोनों पोल की तरफ। तो ये जैसे अरेंज हो गए ना, तो इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये हमें बताया गया कि अर्ली प्रोफेज ऐसा होता है, सब कुछ फैला होता है, देन ये थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी ये डीजनरेट हो रही है, ऑर्गेनेल्स भी डीजनरेट हो गए हैं। देन आता है हमारा मेटाफेज। तो मेटाफेज में हमने क्या देखा था, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं, ये अपोजिट पोल्स पे अटैच हो गए हैं, और यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं और ये काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं, और देन अभी इनको खींच के ले जाएंगे, तो ये जो प्लेट बनी है इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। सो प्रोफेज और मेटाफेज हो गया, उसके बाद आता है एनाफेज। सो एट दी ऑन सेट ऑफ एनाफेज मीन्स बिगनिंग ऑफ एनाफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। सो अभी तक मेटाफेज में सिर्फ ये प्लेट ही बनती है, हम मेटाफेज में अभी तक ये प्लेट ही बनती है, फिर ये फटना जो होता है ना इनका, वो एनाफेज में होता है। सो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी इनकी, एंड द 2 डॉटर क्रोमैटिड्स, तो डॉटर क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, मीन्स इसकी एक आर्म को क्रोमैटिड बोलते हैं। नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, देन फिर उसका सेल का डिवीजन होगा, तो ये क्रोमैटिड जो हमारी डॉटर न्यूक्लियाई बनने वाली है उसका क्रोमोसोम बनेगा। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट है, अब यहाँ से मूव करेंगे क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की तरफ। The centromere of each chromosome is towards its poles and hands at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind. मीन्स ये ऐसे जैसे इनको रस्से से बांधा हुआ है और अब इनको खींच लेंगे ऐसे पीछे की तरफ, फिर ये डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे और इससे 2 सेल बन जाएंगे। थस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स। तो एनाफेज स्टेज में क्या हुआ है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, सेंट्रोमियर क्या था जो कि बीच में बिल्कुल सेंटर में था, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, एंड क्रोमैटिड सेपरेट, तो आर्म्स इनकी सेपरेट हो गई, पहले ये जुड़े हुए थे, अब ये सेपरेट हो गए, खिंच के आ गए रस्सी से। क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, तो ये अपोजिट पोल में आ गए। सो अभी बहुत ईजी, हमने क्या पढ़ा प्रोफेज में, डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स पूरा कंडेंस नहीं होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। देन प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज स्टेज में ऐसे ये प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, एंड ये सेंट्रियोल जो होते हैं स्पिंडल फाइबर निकाल के ऐसे बीच में सारे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में ये रस्सी से इनको खींच लेते हैं अपोजिट पोल की तरफ। टीलोफेज में डिवीजन हो जाएगा इनका, और प्रोफेज में जो सारे ऑर्गेनेल्स गए थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई थी वो टीलोफेज में वापस आने लग जाएंगे। अभी देख पढ़ते हैं हम। सो लेट्स सी टीलोफेज एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो ये फाइनल स्टेज है माइटोसिस का, दैट इज टीलोफेज। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। सो अभी ये जो कंडेंस हो गए थे ना, अभी ये वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे, मीन्स ऐसे फैल जाएंगे, जैसे कि प्रोफेज में स्टार्टिंग में था ना जो क्रोमैटिन ऐसे फैले हुए थे। सो अब ये डीकंडेंस हो जाएंगे, मीन्स जो बंधे हुए थे ना वो खुल जाएंगे, लूज हो जाएंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन अ मास इन 2 पोल्स। सो अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम तो हमें दिखेंगे नहीं क्योंकि पूरा खुल गया है, वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग इवेंट। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सो क्रोमोसोम क्लस्टर हमें अपोजिट पोल्स पे दिखेंगे क्योंकि एनाफेज में ऐसे खिंच गए थे ना, तो अब ये डीकंडेंस हो गए, तो ऐसे हमें यहाँ पे एक बंडल इधर दिखेगा इकट्ठा हुआ, एक बंडल इधर दिखेगा, और
न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स। ये जो क्रोमोसोम के बंडल हैं यहाँ पे बिखरे हुए, इनके ऊपर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन आने लग गई है। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से बनने लग जाएंगे। और देन इसके बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सो टीलोफेज में सिर्फ क्या हो रहा है कि वो डीकंडेंस हो रहे हैं ये, और इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है, और जो ऑर्गेनेलीज प्रोफेज स्टेज में गए थे वो वापस आ जाते हैं। So next topic is cytokinesis. So mitosis accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, that is karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter nuclear cells by a separate process called cytokinesis at the end of cell division is complete. So क्या बोल रहा है कि माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होता, मीन्स जैसे कि न्यूक्लियस का ही डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे सेल का भी डिवीजन होगा। ये ऐसे पूरी दो सेल बन जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इन एन एनिमल सेल में क्या होता है, दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्यूरो gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. सो ये क्या बोल रहा है कि एनिमल सेल में क्या होता है, डिवीजन कैसे होता है कि ये ऐसे अंदर की तरफ जाता है, एक फ्यूरो बनता है, मीन्स साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता जाता है, और देन ये दो सेल्स बना देता है। ये डिवीजन होता है एनिमल सेल में। अब देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स की सेल वॉल यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करती है और पूरा बाहर की तरफ जाती है, देन वो सेल को डिवाइड करती है। सो एनिमल्स में बाहर से अंदर की तरफ आके डिवाइड होता है, प्लांट्स में अंदर से बाहर की तरफ आके डिवाइड होता है। प्लांट सेल्स however are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cells, wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the exiting lateral wall. So, अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करती है सेल वॉल प्लांट्स में। The formation of the new cell wall begins with the formation of a single precursor called the cell plate. तो सेल वॉल जो सबसे पहला जो आता है ना, सबसे पहला जो सेल का मटेरियल आता है उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट, और फिर वो पूरा सेल वॉल बनाता है सेंटर से बाहर की तरफ। दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। सो ये मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करता है, जो कि दो सेल वॉल्स के बीच में होता है, और देन पूरा ग्रो करता जाता है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। सो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं, जो भी ऑर्गेनेलीज बन गए थे ना टीलोफेज स्टेट में, तो वो एक एक ऐसे डिवाइड हो जाते हैं कॉर्नर्स में। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium. Example, liquid endosperm in coconut. सो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, लेकिन कई सेल्स में क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म जो है ना, ये ऐसे डिवाइड नहीं होता, ये जो है ये पूरा ऐसे गोल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक सेल के अंदर अब दो न्यूक्लियस है, तो ऐसे ही और न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं, तो बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है इसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ऐसा किस में होता है, जो कोकोनट का वाटर जो होता है ना, पानी उसका, नारियल पानी, तो वो यही होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है उसमें। और देन बाद में जब उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारा वाइट वाला पार्ट जो हम खाते हैं वो बन जाता है। सो एनिमल सेल में डिवीजन होता है, सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल क्या होता है कि जब अंदर की तरफ ऐसे कुछ चीज़ है उसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ जाता है, तो सेंट्रीपिटल मतलब कि सेंटर की तरफ भाग रहा है ये, और फ्यूजल से हम याद कर लेंगे इसको कि रिफ्यूज कर रहा है, कि सेंटर में आने से रिफ्यूज कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ जाता है। सो प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है और एनिमल्स में सेंट्रीपिटल होता है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, मीन्स माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। सो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल है। अगर इसने अगर किसी 2n सेल में माइटोसिस हुआ है, तो जो दो सेल्स बनेगी ना, वो भी 2n रहेगी। अगर किसी n में डिवीजन हुआ है, 2 बनेगी, तो वो भी n रहेगी, मीन्स इक्वल क्रोमोसोम नंबर होंगे, जो जितने भी ये सेल बनाएगा सब में इक्वल नंबर होंगे। सो इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं हम। इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली। सो एनिमल्स में हम देखते हैं कि सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है। However, in some lower plants and in some social insects, haploid cell also divide by mitosis. So हम जैसे कि हनी बी में देखते हैं, जो कि ड्रोन होते हैं ना, मेल वाला जो होता है, तो मेल ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड सेल से ही बनता है, और हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस से बनता है वो। और प्लांट्स में हम देखें जैसे में थैलेमस जो बनता है ना, वो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस के थ्रू ही बनता है। मार्केंशिया वगैरह में हमने देखा। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स। सो हनी बी में हम देखते हैं कि जब हैप्लॉइड सेल से वो अपना माइटोसिस करती है तो वो ड्रोन बनाती है, और जब डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस करती है तो वो स्टेराइल फीमेल बनाती है। और उसमें जो रानी वाली क्वीन बी होती है, उसको कुछ स्पेशल फूड देते हैं जिससे कि वो क्वीन बी बनती है। और क्वीन बी ही सिर्फ फर्टाइल होती है, बाकी सारी हनी बी जो होती है वो स्टेराइल होती है, मीन्स उनमें ऑफस्प्रिंग्स नहीं हो सकते उनके। सो क्वीन बी अपनी लाइफ में एक बार ही उड़ती है, और जो भी इस ड्रोन उसको फर्टिलाइज़ करता है वो स्पर्म एक बार ही उसमें डाल देता है, और जो ड्रोन उसको फर्टिलाइज़ करता है ना, वो मर जाता है। सो क्वीन भी अपने अंदर स्पर्म को स्टोर कर लेती है, और अपनी पूरी लाइफ वो जब तक भी जिंदा रहती है तो वो अपने स्पर्म्स को फ्यूज़ करके, मीन्स ओवम को स्पर्म से फ्यूज़ करके वो बेबीज़ अंडे देती रहती है। जब उसके स्पर्म खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ वो हैप्लॉइड से ही बेबी बनाती है, तो वो हैप्लॉइड से ही अंडे देती है। सो वो जो हैप्लॉइड वाला ड्रोन बनता है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट,
सो माइटोसिस से 2n ही बनते हैं, 2n से 2n बनाता है ये। द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। सो ग्रोथ जो होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। लाइक हम छोटे से सेल्स से बनते हैं, बच्चा कोई बड़ा होता है तो उसकी स्किन जो है ना उसमें माइटोसिस हो रहा है, सारे भी ऑर्गन्स जो बढ़ रहे हैं उसमें माइटोसिस हो रहा है। सेल ग्रोथ जो होती है रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सो उसके अमाउंट को बढ़ा देती है वो साइटोप्लाज्म के प्रोटीन को, और न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है तो उससे हमारा सेल की ग्रोथ होती है। इट देयरफॉर बिकम्स एन इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होना। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सो माइटोसिस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या होता है कि सेल को रिपेयर करना, कि हमारे हाथ कहीं से भी कट लग जाता है हमारी बॉडी में तो फिर वो रिपेयर कर लेता है अपने आप को, उसमें स्किन आ जाती है। वो कौन से डिवीजन से आती है? माइटोटिक डिवीजन से। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस की बनी होती है। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, अंदर की तरफ जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो। एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। और ब्लड सेल्स जो होती है आरबीसी, हमें पता है 120 डेज तक की उनकी लाइफ साइकिल होती है, देन फिर वो नई बनती है स्टेम सेल से। सो ये सारी चीज़ें नई बनती रहती है, इनमें सारा माइटोटिक डिवीजन होता है। स्टेम सेल से आरबीसी का बनना, किसी कोई चीज़ नंबर में बढ़ रही है ना, ग्रोथ हो रही है जहाँ पे, उसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। प्लांट्स में देखें तो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम। सो एपिकल कैम्बियम ऊपर की तरफ उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, लेटरल कैम्बियम साइड में उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। सो प्लांट पूरी लाइफ टाइम उसमें माइटोटिक डिवीजन्स चलते रहते हैं जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ये तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कोई सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक बन जाती है, देन फिर वो अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी को लूज़ कर देती है, तो वो वापस से रीगेन कर लेती है इस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को। तो प्लांट्स में हमेशा डिवीजन चलता रहता है उसकी लाइफ टाइम, तो वो डिवीजन माइटोटिक डिवीजन ही होता है। कुछ भी बन रहा हो, चाहे उसमें जो भी हम गोंद देखते हैं और नीम का पेड़ कभी देखा होगा बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें मिल्क निकलने लगता है, तो ये सारी चीज़ें माइटोटिक डिवीजन से ही होती है।